Good morning, students. Welcome to all of you in New Rajasthan Public School online classes. Students, हम क्लास 8 का आपका चैप्टर नंबर सेकंड देख रहे हैं, लैंड सॉइल वाला। इसमें अब तक हमने आपको 3 लेक्चर्स के अंदर नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का इंट्रोडक्शन दिया था चार्ट बना के। अब हम आगे इसका अगला सेक्शन देखते हैं, जैसे कौन कौन सी स्पीसीज है जो कि आजकल आपको खतरे के अंदर दिखाई देती है, जैसे वल्चर, किंगफिशर, ये सारी चीजें। जैसे ब्लू किंगफिशर नाम का पक्षी है, बर्ड, वल्चर, गिद्ध, गिद्ध बिल्कुल नहीं रहे। तो ये सारी चीजें आपकी कम होती जा रही है। तो इसी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक है, देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है कंट्री में, कैसे ये बटी हुई है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। बच्चों, इसका पहला पॉइंट क्या है? द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन primarily depends upon temperature and moisture. टेम्परेचर जो सन से, मॉइस्चर जो आपको पानी वगैरह, ये सारी चीजें मिलती है। द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है। मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इज ऑफ, नंबर 1 आपका है फॉरेस्ट, नंबर 2 ग्रासलैंड्स, नंबर 3 स्क्रब्स, और नंबर 4 टुंड्रा। देखो बच्चों, इन चारों का क्या मतलब है? जंगल, यानी कि डेंस तरीके से भारी मात्रा में आसपास कई सारे पौधे अगर आपके उगे हुए हों तो उसको आप बोलोगे फॉरेस्ट। ग्रासलैंड आप समझते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रासेस उगती है, तो घास जहां पर उगती है उसको क्या बोलोगे? ग्रासलैंड। स्क्रब्स, जो आपकी बुशेस होती है, झाड़ियां, झाड़ियों वाले जो पौधे होते हैं उनको बोलते हैं आप स्क्रब्स, जिनमें कांटे वगैरह, थ्रॉन्स की सारी चीजें पाई जाती है। टुंड्रा, आईसी रीजन में, बर्फीले इलाकों में, ठंड के मौसम में जो चीजें उगती है उनको क्या बोलते हैं आप? टुंड्रा। तो मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन की हमने बात की। नेक्स्ट, इन एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव। वह एरिया जहां पर खूब बारिश होती है, हैवी बारिश होती है, वहां पर खूब सारे पेड़ उगते हैं, आपको पता है इस बात का। नेक्स्ट, यानी कि वाटर के अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है पौधों का होना, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसके अलावा जितने भी आपके ज्योग्राफिकल फैक्टर है उन चीजों पे ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट, आगे हम आपको और पॉइंट्स की तरफ लेकर चलते हैं। तो इधर एक छोटा सा क्वेश्चन बना है कि वर्ल्ड में वेजिटेशन के कौन से 4 टाइप्स हैं? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। नेक्स्ट, आगे इसको लेकर चलते हैं।
The forests are thus associated with areas having abundant water supply. इसीलिए फॉरेस्ट उन एरियाज में ज्यादा होते हैं जहां पर वाटर सप्लाई खूब सारी होती है. As the amount of moisture decreases, the size of trees and their density reduces. Short stunted trees and grasses grow in the regions of moderate. और जिन पेड़ों की आपकी साइज छोटी है वो इन इलाकों में उगेंगे जहां पर मॉडरेट रेनफॉल होता है, मतलब मीडियम लेवल पे, ना तो बहुत ज्यादा ना बहुत कम. इसके अलावा थॉर्नी स्क्रब्स यानी कि कांटेदार झाड़ियां और जो आपके पौधे हैं इस तरीके के वो उगते हैं जहां पर रेनफॉल बहुत ही लो होता है. तो आपको समझ में आई बात. आपके फॉरेस्ट कहां पर उगेंगे? जो अपन ने 4 टाइप आपके देखे. नंबर 1, फॉरेस्ट वहां उगेंगे जहां पर हैवी रेनफॉल होगा. नंबर 2, जहां पर मॉडरेट रेनफॉल होगा वहां पर होगा आपके ग्रासलैंड या फिर शॉर्ट हाइट के पौधे. और तीसरे नंबर पे थॉर्नी स्क्रब्स और कांटेदार पेड़ पौधे ये आपके वहां पर होंगे. जो ड्राई रीजन है, जो सूखे क्षेत्र हैं जहां पर पानी बिल्कुल भी नहीं है, उन इलाकों में होंगे. और फोर्थ टाइप जो हमने बच्चा आपको बताया, टुंड्रा. टुंड्रा आपके कहां पर होगा? पोलर रीजन्स में. पोलर रीजन्स हमारे अर्थ पे 2 पोल्स होते हैं. एक तो होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल. दोनों पे साल भर बर्फ जमी रहती है, एकदम कोल्ड एनवायरनमेंट होता है, कोल्ड क्लाइमेट होती है. और उसके अंदर जो पौधे उगते हैं उनको बोला जाता है टुंड्रा प्लांट्स. जैसे अपने कश्मीर और इनमें भी उगते हैं कॉनिकल प्लांट्स, जिनके नीचे की शेप बड़ी होती है लेकिन ऊपर वो कॉनिकल नुकीले होते हैं. किस तरीके के होते हैं हम आपको बात बताएं. देखिए, तो 4 तरीके के पौधे आपके निकल के आए हैं. मैं इनको आपको फिगर के थ्रू भी समझा दूं, फिर हम इनके कंजर्वेशन की बात करेंगे बच्चों. नंबर 1, इफ हाई रेनफॉल, अगर खूब सारी बारिश उग रही है, खूब सारी बारिश हो रही है, तो फिर आपके प्लांट्स उगेंगे फॉरेस्ट, घने जंगल. पॉइंट नंबर 2, इफ मॉडरेट रेनफॉल, वो एरियाज जहां पर रेनफॉल क्या होता है? मॉडरेट. वहां पर आपके होंगे ग्रासलैंड्स, यानी जिनकी हाइट छोटी है. नेक्स्ट, थर्ड, इफ लो रेनफॉल, तो फिर आपके होंगे थ्रॉन एंड स्क्रब्स. बुशेस. एंड फोर्थ, अगर पोलर रीजन्स हैं, यानी कि कोल्ड रीजन्स, तो फिर आपके होंगे कॉनिकल प्लांट्स, या फिर इसको आप बोल सकते हैं टुंड्रा वेजिटेशन. टुंड्रा वेजिटेशन यानी कि इसके अंदर इस तरीके का पौधा उगेगा आपका, कॉर्न की शेप का, ऊपर से नुकीला और नीचे से स्प्रेड, फैला हुआ. अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर एक तो इनको इतना टेम्परेचर वगैरह नहीं मिल पा रहा और ऊपर से बर्फबारी भी अगर हो रही है, तो फिर वो इस तरीके से इस डिजाइन में कट के कॉनिकल बन जाएगा. तो ये हमने आपको 4 टाइप की वेजिटेशन बताई. सबसे पहले फॉरेस्ट, अगर हाई रेनफॉल होगा. ग्रासलैंड या फिर शॉर्ट हाइट प्लांट्स, अगर मॉडरेट रेनफॉल होगा. अगर लो रेनफॉल है तो फिर स्क्रब्स एंड बुशेस. दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जानी चाहिए सारी चीजें. एंड लास्ट, अगर पोलर रीजन या कोल्ड रीजन है तो कॉनिकल प्लांट एंड टुंड्रा वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी. तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कहां पर हम ओरली आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ कहां पर कौन सी वेजिटेशन होती है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए चार्ट. नेक्स्ट, इससे आगे बढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, कि इस
वेजिटेशन को एंड वाइल्ड लाइफ को हम किस तरीके से बचा सकते हैं। जैसा कि हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ आजकल ह्यूमन के ग्रीड की वजह से, उसके लालच और वो जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है उसकी वजह से ये फिनिश होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। तो ऐसा हम क्या करें, कौन कौन से मेजर्स अपनाएं, उपाय अपनाएं कि ये जो है बच जाए और इससे हमारी बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट की रक्षा हो सके। तो ये देखते हैं हम इसके कंजर्वेशन के प्रोसेस। देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। देखिएगा किस तरीके से कंजर्वेशन कर सकते हैं आप। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ। सबसे पहली बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि जंगल हमारे लिए धन दौलत के समान है, वेल्थ है। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। पौधे न सिर्फ हमको कुछ न कुछ देते हैं, हमको जानवरों को देते हैं, बल्कि ये हमारे इकोसिस्टम को भी मैनेज रखते हैं। इकोसिस्टम मतलब जो एनवायरनमेंट वाला सिस्टम है। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स। लेकिन जो क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, ह्यूमन की एक्टिविटी चेंज हो रही है एनवायरनमेंट के लिए, उसलिए जानवरों के लिए जो अपना नियमित रूप से, रेगुलर रूप से रहने का ठिकाना था, नेचुरल हैबिटेट्स, वो अब खत्म होती जा रही है और इसलिए अब इनको नुकसान हो रहा है और इनको बचाना जरूरी है। इसके अलावा कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी होते हैं। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, सॉइल एरोजन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक, इन सारी चीजों की वजह से भी इनको बहुत नुकसान हो रहा है। तो इनको बचाया कैसे जाए, इसके लिए किया जाए। और देखिए इसमें भी कुछ मेन मेन चीजें, जैसे कि टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक पाक, क्रोकोडाइल, जो जानवर निशाने पे हैं, जिनकी स्किन के लिए, जिनके हॉर्न्स के लिए, जिनके तीत के लिए, नेल्स के लिए इनका हंट किया जा रहा है, इनको शिकार किया जा रहा है और ये सब खत्म हो रहे हैं। मेनली स्टारर कौन कौन बच्चों? सबसे पहले आप देखिए लॉयंस, टाइगर्स, एलिफेंट्स। एलिफेंट्स बच्चों, एलिफेंट्स के लिए आप देखिए कुछ दिनों पहले, मतलब जानवरों की कोई कदर नहीं है लोगों को। आपने एक फीमेल एलिफेंट का एक किस्सा सुना होगा साउथ के अंदर कुछ दिनों पहले, किस तरीके से उसे मार दिया गया बॉम्ब के द्वारा, पटाखे के द्वारा है। तो ये सारी चीजें जानवरों के साथ में हो रही है। जानवरों की जान की कोई कीमत नहीं समझी जा रही है। तो एलिफेंट्स, डियर, ब्लैक बक, काला हिरण, काला हिरण के शिकार के मामले में किसी के लिए न्यूज भी आती रहती है बार बार कि किसी ने शिकार किया था, उसके ऊपर केस चलता रहता है। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, राइनो, स्नो लेपर्ड, उसमें अपने कश्मीर में मिलता है ये स्नो लेपर्ड। देखिए एक तो लेपर्ड होता है ना, तेंदुआ, और एक होता है स्नो लेपर्ड, बर्फीला तेंदुआ। ये सिर्फ कश्मीर और बर्फीले इलाकों में पाया जाता है। ऑस्ट्रिच, शतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच की भी जान खतरे में है। पिकॉक, जो कि हमारा नेशनल बर्ड है, लेकिन फिर भी
पिकॉक की जान को खतरा है, क्योंकि पंख से लेके पूरा शरीर इतना सुंदर है कि शिकारियों की उस पर नजर रहती है। These can be conserved by increasing awareness। इन सबको अवेयरनेस बढ़ाकर बचाने की जरूरत है। और इनके लिए सरकार आजकल क्या क्या बना रही है, देखिए इनके लिए सरकार बना रही है आजकल नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क्स, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स बनाए जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जा रही है, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जा रहे हैं। फिर ताकि जानवर और वेजिटेशन इसमें सुरक्षित रह सके। देखिए जानवर के लिए पेड़ पौधे फॉरेस्ट तो जरूरी है, तो जहां पर हम जानवर को रखेंगे वहां पर हम जंगल भी उगाएंगे, तो इससे एक पंथ दो काज, वन वर्क एंड टू बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। प्लांट्स यानी कि वेजिटेशन तो डेवलप होगी ही, और वेजिटेशन के अलावा वाइल्ड लाइफ भी सुरक्षित रहेगी, तो दो काम आपको इधर देखने को मिलेंगे। Conservation of creeks, lakes and wetlands is necessary to save the precious resource for depletion। इसके अलावा इस कंजर्वेशन में सिर्फ यही नहीं आता, इसके अलावा हमको लैक्स को बचाने की जरूरत है, झीलों को, झीलें खत्म होती जा रही है, लैक्स, क्रीक्स और वेटलैंड्स, जो गीले इलाके हैं वेटलैंड्स। देखिए आपको वेटलैंड का मैं एग्जांपल दूं तो आप जानते हैं कि हमारे भारत में एक इंपॉर्टेंट जगह राजस्थान के भरतपुर में घाना पक्षी विहार, देखिए घाना बर्ड्स सेंचुरी, यहां पर आपको सुन के आश्चर्य होगा, सरप्राइज होगा, साइबेरिया से जब वहां पर क्या पड़ती है भयंकर सर्दी और भारत में क्या पड़ती है गर्मी, तो उस ठंड से बचने के लिए यहाँ पर वो साइबेरियन सारस, क्रेन, बगुले, बतख ये सब इधर उड़ के आते हैं और इधर हैबिटेट बनाते हैं अपना, यहीं पर अंडे देते हैं, यहीं पर अपनी जनरेशन शुरू करते हैं, और ये वेटलैंड वाला इलाका इनके लिए बिल्कुल प्रॉपर रहता है। तो आपको लेक्स बचानी पड़ेगी, वेटलैंड्स बचाने पड़ेंगे, उसी से आपका एनवायरमेंटल हेरिटेज बचेगा। नेक्स्ट, तो इसी को बच्चों में जो ये सारी चीजों पे चर्चा कर रहा हूं आपसे, इसी को तो बोलते हैं कंजर्वेशन। नेक्स्ट, इसके लिए सरकार ने और भी कई चीजें की है बच्चों, इसके लिए गवर्नमेंट ने और क्या किया है देखिए आप। गवर्नमेंट ने इसके लिए विभिन्न तरीके के प्रोग्राम चलाए हैं। क्या क्या प्रोग्राम चलाए हैं, जैसे गवर्नमेंट ने इसके लिए एक प्रोग्राम चलाया बच्चों, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हमको टाइगर्स बचाने हैं, टाइगर्स की संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है, तो उसके लिए वो विभिन्न प्रकार की सेंचुरीज में, चाहे वो सरिस्का हो, रणथंबोर हो, है ना, काना आपके एनिमल सेंचुरी हो, इन सारी सेंचुरीज के अंदर वो टाइगर को सेव करने का काम कर रही है, राइनोसरस को सेव करने का काम कर रही है, एलिफेंट्स, एलिफेंट्स के साथ में कितनी बुरी आजकल हरकतें हो रही है आपको पता होगा, है ना, कुछ दिनों पहले केरल की जो मैं आपको न्यूज बता रहा हूं, इसके अलावा एलिफेंट्स के साथ भी ढंग से ट्रीट नहीं किया जाता। ये सारी जो स्पीसीज एक गिनी चुनी बची है। एक आता है आपका वो क्या कहते हैं उसको, ऐप लंगूर, गोल्डन ऐप लंगूर, गोल्डन ऐप, है ना, तो इसको भी बहुत नुकसान है। एक उड़न गिलहरी रहती है, फ्लाई स्क्विरल, इसके अलावा और भी कई आपके एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, सुनहरी चिड़िया, स्पैरो, इन सारी चीजों को जिनको कि सेव रखा जाता है, इनको बचाने की जरूरत है। इसके लिए गवर्नमेंट्स ने प्लान चलाए हैं, प्रोजेक्ट चलाए हैं। इसके अलावा वर्ल्ड लेवल पे कन्वेंशन हुआ, उस कन्वेंशन का नाम था साइट्स, CITES। उस साइट्स नाम के कन्वेंशन के अंदर
ये डिसाइड किया गया कि हमको ऐसे ऐसे ये सारे प्लान बना के जानवरों का जो शिकार होता है, पक्षियों का जो व्यापार होता है, उसको रोकना है, उस ट्रेड को रोकना है, प्लांट्स को बचाना है और सिटीजन्स को इसके लिए एथिकल ड्यूटी देनी है, उनको अवेयर करना है। अब इसके अंदर कुछ एक ग्लॉसरी है, तो ग्लॉसरी में क्या क्या दे रखा है बच्चों, मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले मैं साइट्स क्लियर कर दूं। साइट्स का फुल फॉर्म बच्चों क्या है? द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, convention of convention in the trade of endangered species, convention in the trade of endangered species, ये इसका फुल फॉर्म है। ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, उसके लिए ये साइट से जो कि एक कन्वेंशन हुआ, एक वार्ता हुई, एक एग्रीमेंट हुआ, जिसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि हम जानवरों के शिकार को रोकेंगे और दिनों दिन जो जंगल वगैरह खत्म हो रहे हैं इन सारी चीजों को हम रोकेंगे, प्रोहिबिटेट करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर नेक्स्ट ग्लॉसरी आई है आपकी कि नेशनल पार्क्स का मतलब क्या होता है एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखिए, ए नेशनल एरिया, एक नेशनल एरिया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, डेजिग्नेटेड टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम्स फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशंस, हमारे प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर जनरेशन के लिए यूजफुल इकोसिस्टम्स को, एक या एक से ज्यादा जितने भी इकोसिस्टम है जो कि प्रेजेंटली काम आ सकते हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए काम आ सकते हैं, उन एरिया को नेशनली घोषित करके, नेशनली अनाउंस करके उनकी रक्षा करना, एक पर्सनल एरिया बनाना, उसको बोला जाता है आपका नेशनल पार्क। बायोस्फीयर रिजर्व्स, सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज लिंक्ड थ्रू ए ग्लोबल नेटवर्क, क्या नाम से, कि बहुत सारे जो आपके प्रोटेक्टेड एरियाज है जानवरों के लिए और पेड़ पौधों के लिए, उसको ग्लोबल नेटवर्क से कनेक्टेड करना, और ग्लोबल नेटवर्क फिर उन चीजों का ध्यान रखेगा, उसको बोला जाता है बायोस्फीयर रिजर्व्स, और ये इनके कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने सारी चीजें देखी। रफली 5000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड 28,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड, और इन सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर अब तक लगभग 5000 स्पीसीज तो जानवरों की और लगभग 28,000 स्पीसीज पेड़ पौधों की इसके अंदर सुरक्षित की गई है, इसके अंदर बचाई गई है। तो ये पूरा हमने आपको बताया, इसके अंदर किस किस को बचाया गया है, बियर, भालू, डॉल्फिन, फिशेज, कैक्टी, कोरल्स, ऑर्चिड्स, एल्कोइज, इन सारी चीजों को बचाया गया है। तो ये पूरा का पूरा जो हमने बच्चों आपको बताया, ये क्या बताया आपको हमने, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अगर आपके क्वेश्चन आ जाए तो आपने जितना भी कुछ सीखा है ना, ये सारी चीजें आप लिखाएंगे तो आंसर आपका बन जाएगा एकदम परफेक्ट। तो देखिए इसके ऊपर आपका क्वेश्चन क्या बनता है, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन वैसे छोटे छोटे भी बनेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल पार्क्स, व्हाट डू यू मीन बाय बायोस्फीयर रिजर्व्स, फिर आपसे पूछा जा सकता है राइट द फुल फॉर्म ऑफ साइट, है ना। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जानवर वल्नरेबल हैं, खतरे की निशानी पर हैं, हमको क्या क्या बचाना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपसे छोटे रूप में पूछी जा सकती है, लेकिन अगर आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो बड़ा क्वेश्चन होगा आपका ये, बड़ा क्वेश्चन क्या होगा, एक्सप्लेन या फिर राइट द वेज of conservation of natural vegetation and wildlife, ये आपका इसमें क्वेश्चन बनेगा। तो ये हमने पूरा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर किया। इसके क्वेश्चन आंसर जब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब आपसे क्लियर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपको जितना भी पढ़ाया है उसको आप अच्छे से क्लियर करें, उसके क्वेश्चन आंसर्स करें। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।